गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने जो बात की थी वो एसिड को लेकर के हमने बात की थी कि एसिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड कितना है, और विद एग्जांपल हमने उनके बारे में सारी बातें करी थी और एग्जांपल भी मैंने समझाया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर फॉर्मूलाज भी लिखवाओ। अभी वो फॉर्मूले तुम रहने दो, अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा एसिड किस सोर्स से मिलता है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि उसका सोर्स ऑफ एसिड क्या है, कि कहाँ से मिलता है। यहाँ पर इतना फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है उन एसिड को लेकर के, और फिर भी लगता है कि तो मैं क्लास में जब हम बात करेंगे तब आपको मैं बनवा दूंगा, पर 10th के लेवल तक उन एसिड्स का फॉर्मूले के बारे में इतना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, सिर्फ नाम हो और सोर्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक अगर मैं आज में जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को लेकर के, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को लेकर के हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टियां वेरी करती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो एसिड की पहली जो प्रॉपर्टी अपने पास में थी वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। समझ गए मेरी बात को? क्या है पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, वो क्या है कि अगर क्या होगा अगर मैं एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा दूं तो क्या वेरी करेगा। लेकिन सिंपल सी हर बच्चा ये चीज जानता है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में जब करवाई जाती है तो कॉमन सी बात है क्या बनता है, साल्ट प्लस में H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस जो करता है वो क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल को लेकर अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या आएगी, देखना एग्जांपल को लेकर हम बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस में H2SO4 के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। समझ गए मेरी बात को? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास में है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी मैंने, जिंक के साथ में, तो ये क्या बन गया अपने पास में, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया अपने पास में, जिंक सल्फेट बन गया। ऐसे अगर मैं सोडियम के साथ में कोई भी दूसरा मेटल मैंने ले लिया, सोडियम के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या करेगा यहाँ पर 2NaCl प्लस में H2 गैस फिर बाहर होगी। मतलब यहाँ क्या बना, यहाँ जो बना वो भी सोडियम क्लोराइड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेबल साल्ट के नाम से। तो मतलब कॉमन सी चीजें क्लियर हो गई कि अगर क्या होता है, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा दी जाए तो क्या होगा, और कॉमन सी बात है साल्ट विद हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। जो मैंने रिएक्शन करवाई ये मेटल है, ये एसिड, ये मेटल, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बने, दोनों के अंदर साल्ट बनते हैं, साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। आई होप ये चीजें यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्या कहता है कि सर ये जो हाइड्रोजन गैस अपने पास में बाहर निकली है, इस हाइड्रोजन का हम टेस्ट कैसे करेंगे कि H2 गैस से इवोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो मतलब टेस्ट फॉर H2 गैस, H2 गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत कॉमन सी बात है कि सर यहाँ पर मान लो कि मेरे पास में ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास में है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा हुआ है अपने पास में क्या, ये भरा हुआ है हमने यहाँ भर रखा है मान लो HCl, ठीक है। फिर बोला कि सर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ये सोडियम का पीस मैं डालता हूँ, यहाँ ये सोडियम के पीसेज हैं अपने पास में। चलिए मेरे पास को ये क्या है, सोडियम पीस है। जब ये सोडियम पीस मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ये मैंने एडिशन किया, एडिशन करता हूं तो क्या बाहर निकलती है, एडिशन करने के दौरान यहाँ से इसमें जब बाहर क्या निकलेगी, बोल से ये निकल रही है H2 गैस बाहर।
क्या ऐड करने पर, सोडियम की पीस को जब मैंने HCl में ऐड किया तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर रिमूव हो रही है। तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक कैंडल लेके आऊंगा जला करके, ठीक है। ये मैंने कैंडल ली है अपने पास में, ठीक है, ये मैंने कैंडल ली, कैंडल जली हुई है कहने का मतलब, ठीक है, ये जली हुई कैंडल। तो जब ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में, जब ये कैंडल इसके कांटेक्ट में आएगी तो H2 गैस जो है वो अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल जब बर्न करती है तो किस साउंड के साथ करती है, पॉप साउंड के साथ में जलती है। समझे, किस साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ में। मतलब कॉमन सी बात मेरी ये है कि जब आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे आप, HCl डालोगे, एसिड उसमें प्रेजेंस है, उस एसिड के अंदर जब आप सोडियम के पीस जब आप डालोगे तो सोडियम के पीस जब एसिड में डाले जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो तो रही है, पर वहां पर साथ में क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अब निकलने वाली हाइड्रोजन का कंफर्मेशन आप किस बिहाफ पर करेंगे कि आप क्या करते हो कि जलती हुई बर्निंग कैंडल आप उसकी टेस्ट ट्यूब की सरफेस मुंह के ऊपर लेके आएंगे, उसका जो माउथ है उसके ऊपर क्या करके लेके आएंगे, आप कैंडल को जला के लेके आएंगे कि जैसे H2 गैस उस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आती है तो विद एक साउंड होता है, साउंड को बोलते हैं पॉप अप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ में वो H2 गैस जो होती है वो जलना क्या करती है, शुरू कर देती है, मतलब जलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि निकलने वाली गैस कैसी है, हाइड्रोजन गैस है। मतलब जो गैस पॉप अप साउंड के साथ जलती है वो गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। समझ गए मेरी बात को। तो ये था अपने पास में कंफर्मेशन हो गया हाइड्रोजन का। और ये क्या होता है अगर मैं एसिड रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टाइप के बारे में। मतलब पहली टाइप हमने क्या पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ में। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रम को लेकर के। नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। देखो अपने पास में क्या है, यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट है सेकंड टाइप जो अपने पास में है रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, किसके साथ में, सॉरी रिएक्शन ऑफ एसिड है, रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, किसके साथ में, विद मेटल कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट्स, ठीक है, कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवाता हूं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ में करवाता हूं, ठीक है, तो कैसे होगा अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट के साथ में वही चीजें फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि सर मान लो कि मेरे पास में ये कोई एसिड है, ठीक है, उस एसिड की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है, मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाने में बनता है साल्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और साथ में निकलती है अपने पास में वाटर। क्या निकलता है, वाटर निकलता है। मतलब एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तो क्या क्या बनता है, साल्ट प्लस में CO2 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्लस में CO2 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शन की। तो देखना अपने पास में एसिड के साथ में, तो ये एसिड मैंने पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर 2HCl प्लस में Na2CO3। भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर साउंड अगर आता थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि क्या कर सकते हैं, मेरे एकदम यहाँ को पर्टिकुलर क्लासरूम तो इतना है नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर साइड से आवाज आता थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करें, बोल सर ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है, क्या बनेगा अपने पास में 2NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 हो गया, CO2 गैस का पहला कार्बोनेट्स की रिएक्शन एसिड के साथ में। दूसरा एग्जांपल देखना अपने पास में, दूसरा है H2SO4 मैं ले लेता हूं,
कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, क्या बनेगा वो सर, कैल्शियम का बन गया अपने पास में सल्फेट, प्लस में क्या भार हो गया H2 भार हो गया, और प्लस में क्या भार हो गया CO2 गैस निकल गई। समझ गए मेरी बात को? क्या होता है अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है अगर एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तो सर साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, वाटर रिमूव होता है। इसकी एग्जांपल मैंने करवाई कि जब एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तो सोडियम साल्ट बना, वाटर बना, प्लस में CO2 बना। वही चीज अगर मैं यहाँ पर किसके साथ करवाता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या क्या बनता है, कैल्शियम का सल्फेट प्लस में H2 प्लस में CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है, भार होती है। अब यही चीजें दूसरा रिएक्शन और इसका वो दे रखा है HNO3 के साथ में, ठीक है, ये HNO3 के साथ में रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल अपने पास में, ये मैंने ले लिया, सोडियम कार्बोनेट मैंने ले लिया, ठीक है। अब सर इसको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बना अपने पास में 2NaNO3, वही चीजें फिर H2O और प्लस में ये CO2, तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और टेबल साल्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्मेशन करता है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। ये वो रिएक्शन करवाई जहां पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स के बारे में हमने बात करनी है। नेक्स्ट इसी का तीसरा टाइप अपने पास में है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, किसके साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। जानते हो ना फॉर्मूला, मेटल मतलब कोई भी M में अगर ले मेटल तो कोई भी ले लूं मैंने MHCO3 के साथ में, ठीक है। मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्शन करवानी हो तो हम कैसे करवाएंगे उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखना क्या हमारे पास में कॉमन सा, वही पहली वो रिएक्शन लिखता हूं, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मेटल की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनते हैं वो सर, मेटल कार्बोनेट बनते हैं, प्लस में क्या बनता है वो सर, प्लस में कार्बोनेट मतलब साल्ट हो गया एक तरीके से, साल्ट बनता है, प्लस में CO2 गैस, प्लस में वाटर, ठीक है, ये सब बनता है। तो कब, जब एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट्स प्लस में CO2 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना। वो सर ये मैंने अपने पास में एसिड लेता हूँ, वो सर ये मैंने ले लिया एसिड H2SO4 सल्फेट एसिड है, फिर क्या ले लूँ वो सर, ये मैंने ले लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ले लिया भाई, ये रिएक्शन करवाता हूं मैं, क्या बनेगा अपने पास में, ये बना Na2SO4 प्लस में क्या बना अपने पास में, यहाँ पर ये बना अपने पास में H2O, ठीक है, 2H2O और साथ में क्या निकल गया, CO2 गैस। तो ये क्रम था अपने पास में उस टाइप की रिएक्शन का, जब एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। वही चीज यहाँ पर एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है, साल्ट बनता है, CO2 बनता है और क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। आई होप जहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड का थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लेना, क्योंकि क्या कर सकते हैं, घर पे बच्चे होते हैं, थोड़ी सी आवाज आती ही है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे, आप ध्यान से चीजों को सुनेंगे, ध्यान रखोगे तो चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, यहाँ तक देखो, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो CO2 गैस जो निकला है ना, उसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि सर CO2 निकला, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस निकली तब कंफर्म किया ना मैंने, समझे मेरी बात को, जब हाइड्रोजन निकली तब हमने कंफर्म किया कि भाई कैंडल लेके आओ, बर्निंग कैंडल उसके ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा कि पॉपअप साउंड के साथ में जलती है,
एक साउंड के साथ जलता है, कहने का मतलब कंफर्म करता है। वो पटाखे वालते हैं पॉप पॉप, उसी तरह पॉपअप साउंड के साथ जलती है। ऐसे ही यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे कि CO2 का अगर कंफर्मेशन करना हो तो हम कैसे कंफर्म करेंगे टेस्ट का कि CO2 जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस इवोल्व हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ CO2 का टेस्ट हम कैसे करेंगे वो करके दिखाता हूँ आपको। देखना बाय द रिएक्शन कैसे होता है, देखते जाना है आप, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, आगे हम बात करते हैं। कहने का मतलब नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट प्रोसेस है टेस्ट फॉर, अपने पास में टेस्ट करेंगे हम किसका, CO2 का टेस्ट करेंगे, CO2 का टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो अपने पास में क्या है नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट अपने पास में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्व हो रहा है, इसका टेस्टिंग हम कैसे करेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। तो कॉमन सी बात है कि सर आप क्या करते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी लाइम वाटर के कांटेक्ट में आती है ना, तो वहां पर बनने वाला जो कंपोनेंट होगा उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। मतलब कॉमन सा मैं लिख देता हूं, ये अपने पास में है लाइम वाटर, ये क्या है अपने पास में लाइम वाटर है, और लाइम वाटर के अंदर जब आप क्या पास करते हो, CO2 पास करते। समझे मेरी बात को, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। CO2 कहां से निकल के आती है कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है तब CO2 गैस निकलता है। उस CO2 को आपने गैस को आपने पास करवा दिया किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर। जैसे लाइम वाटर में पास होती है तो यहाँ पर बनता है CaCO3 प्लस में H2O। तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है ना, कार्बोनेट जो बनता है वो कैसा होता है सर, मिल्की कलर वाला होता है। कैसा होता है, मिल्की कलर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। मतलब जब CO2 गैस किसमें पास कर दी जाए, लाइम वाटर में अगर पास कर दी जाए तो पास होने के बाद में बनने वाला जो कलर प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, मिल्की कलर वाला होगा। अगर फिर उसी कंपोनेंट में अगर मैं यही चीज CO2 का क्वांटिटी अगर मैं एक्सेस में कर दूं, मतलब कि आपने लिमिट में डाला तो ये मिल्की कलर था अपने पास में एज ए, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिला, ये H2 है। अगर जैसे आपने इसमें CO2 फर्दर पास कर देंगे आप, इसमें एक्सेस अमाउंट हो गया ना, CO2 वन टाइम मोर देन वन टाइम एक्सेस अमाउंट में जब आप ऐड करेंगे तो यही कंपोनेंट क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और यहाँ पर आपका जो मिल्की कलर जो है वो क्या हो जाएगा सर, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की कलर यहाँ अपीयर था, और जैसे आप CO2 एक्सेस अमाउंट को इसमें पास करेंगे तो मिल्की जो कलर अपने पास में वो क्या हो जाएगा सर, डिसअपियर हो जाएगा। कॉमन सी बात है। तो ये बात करी हमने यहाँ पर कलर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है कि आप लाइम वाटर लो, CO2 पास करो, CO2 पास करने पर कलर अगर मिल्की आता है, जो प्रेसिपिटेट का हो, चाहे मीडियम ऑफ सॉल्यूशन का कलर मिल्की अगर होता है तो कंफर्म हो गया कि वहां पर जो गैस निकल रहा था, तो लाइम वाटर कलर मिल्की होने पर जो गैस निकल रहा था वो कैसा था, CO2। तो अगर कलर मिल्की नहीं होता तो मतलब कोई और गैस थी, सीधी सी बात है। फिर अगर वही चीज अगर आप लिमिट से ज्यादा अगर पास कर रहे हो, CO2 अगर एक्सेस में अगर पास कर रहे हो तो कॉमन सी बात है आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, जो मिल्की कलर आया था ना वो कलर क्या हो जाएगा, वापस से डिसअपियर हो जाएगा। मतलब पहले कलर का आना लिमिट अमाउंट में जब CO2 पास करोगे, और जब आप एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करोगे तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो आई होप आपको इवोल्यूशन ऑफ CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट आपने कर लिया होगा, ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब हमें बात करता हूं एसिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टियां हैं, कॉमन्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड की कुछ कॉमन्स जो नेचर है वो क्या होती है, बोले एसिड कॉमन सी बात है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आरेनियस। आरेनियस ने एक थ्योरी दी,
ठीक है। आर्हेनियस क्या कहता है कि जब किसी भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में जब उसको डिजोल्व करते हैं तो वहां पर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन क्या करता है सर, डोनेट करता है। क्या देता है, बोले गिव्स H पॉजिटिव आयन। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट या देते हैं वो कंपोनेंट का नेचर कैसा होता है, एसिड होता है। जैसे उसने कंफर्म किया कि जैसे HCl को अपने पास में लिक्विड है, जब उसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, किसको, HCl को, तो आपको क्या मिलेगा, H का पॉजिटिव एक्वस और Cl का नेगेटिव एक्वस। और यहाँ पर कहा गया कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वही कंपोनेंट क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और वही चीज अगर मैं दूसरे वाले क्रम में अगर मैं बात करूं, अगर मैं CH3COOH ले लूं, वही एक्वस सॉल्यूशन मैंने फिर ले लिया, और जब मैं इसको फर्दर एक्वस सॉल्यूशन में पास करूंगा तो कॉमन सी बात है, ये भी क्या करता है, CH3COO का नेगेटिव एक्वस और प्लस में H पॉजिटिव एक्वस। और यहाँ भी क्या दिया जा रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि H पॉजिटिव आयन देने वाली स्पीशीज जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, जिसके बारे में हमने बात की कि सर कंपोनेंट का एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर क्या वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं। मतलब कौन सी बात है कि जब एसिड को किस में ऐड करते हैं, हम इन एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उसके डिसोसिएशन से, एसिड के डिसोसिएशन से क्या प्रोड्यूस होता है, H पॉजिटिव आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और H पॉजिटिव आने देने वाली जो स्पीशीज होती है वो कैसी होती है, वो एसिड कहलाती है। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम एसिड और जो बेस होता है उसको हम कंफर्म करते हैं। तो हमने एसिड की बात कर रहे थे, तो एसिड में कॉमन सा कंफर्मेशन था कि एसिड किसके बिहाफ पर समझा था, हमने वो तो समझा था कि हमने चख के कर लो, टेस्ट कर लो सर, अगर श्योर टेस्ट है तो एसिड है, बिटर टेस्ट है तो बेस है, वो एक अलग लॉजिक था। पर वहां पर हर एक चीज को, हर एक केमिकल सब्सटेंस को हम टेस्ट के आधार पर कंफर्म नहीं कर सकते कि वो एसिड है कि बेस है। समझे मेरी बात को? तो कुछ टेस्टिंग के आधार पर कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन आया था, एक साइंटिस्ट था। 11th में सब चीजें डिटेल से पढ़ाई जाएंगी आपको। आर्हेनियस जो नाम था उसका, और आर्हेनियस ने कहा था कि आर्हेनियस कहता है कि एसिड वो कंपोनेंट या वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिजोल्व करने के बाद में अगर वो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो एसिड है, अगर OH नेगेटिव आयन देते हैं तो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये बात किसने कही थी, आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी के अंदर कही थी। फिर बोला कि सर कुछ जो एसिड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर दो टाइप का होता है। वो सर कैसे, मैं बताता हूँ, देखना। अगर हम बात करें एसिड की, नेचर ऑफ एसिड अगर हम बात करें तो वो सर दो टाइप का एसिड होता है। एक होते हैं वीक एसिड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखना क्या अपने पास में, एक क्या अपने पास में वीक एसिड है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, वो सर टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप का होता है एसिड। एक होता है वीक एसिड, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक क्या होता है वीक एसिड, एक क्या होता है अपने पास में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक वीक और एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो वीक एसिड होते हैं वो सर ये जो एसिड होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, मतलब 100% डिसोसिएशन जिन सब्सटेंस का नहीं होता वो एसिड क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH है, ये वीक एसिड है। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डिसोल्व करते हो तो क्या बनेगा, CH3COO का नेगेटिव, H का पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो किस टाइप का दिखाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर ये होने वाला जो प्रोसेस है इसमें कंप्लीट 100% प्रोडक्शन नहीं होता। कॉमन सी बात है। तो मैंने क्या कहा कि टाइप्स ऑफ एसिड दो प्रकार का, एक वीक और एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जिनको इन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर क्या होता है, उनका
इनकम्प्लीट डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एग्जांपल लिया, एक एसिटिक एसिड लिया जो वीक एसिड होता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, डिसोसिएट करवाया। पर ये प्रोसेस कैसे है, रिवर्सिबल का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कंप्लीट 100% प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वापिस प्रोडक्ट का बनाना शुरू कर देता है, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। समझ गए मेरी बात को। ऐसे और भी अपने पास में एग्जाम्पल है, H2CO3 है, समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से कंपोनेंट जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है सर, ये वो एसिड होते हैं जो इन एक्वस सॉल्यूशन, इनका क्या होता है वो सर, इनका होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, इनका क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन। ठीक है, कितना परसेंट, 100% डिसोसिएशन होता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे अगर H2SO4 अगर है, HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है ये सब। अगर इनको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो इनका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा इस तरीके से, समझे। तो ये सारे के सारे एसिड क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, समझे। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन अगर है और उस कंसंट्रेट सॉल्यूशन को अगर आपको चेंज करना है किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में एडिशन करेंगे या मिक्सिंग करेंगे किसकी, वाटर की। ठीक है, किसकी मिक्सिंग करेंगे, वाटर की। जैसे इसके अंदर वाटर का मिक्सिंग होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, तो इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर जो किसका कंसंट्रेट की बात कर रहा हूं मैं, एसिड का कंसंट्रेट। अगर एसिड के डाइल्यूट में अगर चेंज करना हो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एसिड कंसंट्रेट सॉल्यूशन चेंज टू एसिड डाइल्यूट के अंदर, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे और वहां पर उस एसिडिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन या H3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। समझे, दोबारा समझाता हूं। अगर आपको एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन को किस में चेंज करना है, डाइल्यूट में चेंज करना है, तो आप इस कंसंट्रेट एसिडिक सॉल्यूशन में क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो वाटर के इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में ऐड होने से इस सॉल्यूशन में पहले जो आयन थे, एसिड के आयन, H पॉजिटिव आयन जो था उसका कंसंट्रेशन क्या था, हाई था। पर जैसे वाटर में आप ऐड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम इन आयनों की कंसंट्रेशन, पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव आयन और H3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब कॉमन सी बात है यहाँ पर अपने को कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट चेंज किस में करना है, डाइल्यूट में, कंसंट्रेट में क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर के ऐड करने के बाद में क्या होगा अपने पास में, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि पहले 100 ml के अंदर 100 ml सॉल्यूशन था, उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अब कितने आयन थे, मान लो कि 20 आयन थे, ये रेशो था। ठीक है, 1:5 वाला। तो अब यहाँ पर मान लो कि ये मीडियम कैसा है, कंसंट्रेट है। अब मैं इसमें बाहर से क्या करता हूँ, बाहर से अब मैं ऐड कर देता हूँ 100 ml और ऐड कर देता हूँ, कौन, वाटर ऐड कर देता हूँ। तो वाटर जैसे ऐड इसमें होगा तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 ml हो गया। अब वही 20 आयन किस में प्रेजेंट हो गए, 200 आयन में। तो उस टोटल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इन आयनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई। और कंसंट्रेशन घटने का मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना, समझे मेरी बात को। तो वहां पर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये टर्म था एसिड का। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट अगर है तो आप क्लियर करेंगे, मेरे से पूछेंगे। बैकग्राउंड का थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आती, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पर्सनल मेरे को कॉल करेंगे, डाउट लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर करें, एसिड खत्म हो गया। हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बेस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कैसी भी अगर डाउट अगर है तो क्लियर करना प्लीज़। और कोरोना का ध्यान रखो भाई, 20 से घर पे रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।